नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर रसादार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात उज्जैन से बड़ी खबर की। महाकाल से निकलने वाली सवारी का मुद्दा कोर्ट पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। सवारी का परंपरागत मार्ग बदलने पर उन्होंने आपत्ति जताई। मंदिर समिति के निर्णय के खिलाफ लगाई गई याचिका। आपको बता दें कि महाकाल की जब सवारी निकलती है तो उज्जैन के कई मार्गों से होते हुए भ्रमण करते हुए निकलती है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से जो मार्ग है उसे बदल दिया गया है, शायद रूट छोटा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ता प्रबल भार्गव ने याचिका लगाई है कोर्ट में और उन्होंने रास्ता बदलने पर आपत्ति जताई है। महाकाल से निकलने वाली सवारी का मुद्दा कोर्ट पहुंच चुका है। इंदौर उच्च न्यायालय में मैंने एक जनहित याचिका लगाई है, जिसका विषय यह है कि उज्जैन जिलाधीश ने उज्जैन महाकाल सवारी को लेकर मार्ग परिवर्तन करने का आदेश जारी किया है। उसी का विरोध करते हुए इंदौर उच्च न्यायालय में मैंने एक जनहित याचिका लगाई है, जिसमें यह कहा है कि जो महाकाल सवारी का मार्ग है वो पारंपरिक रहे, जो इतने सालों से आध्यात्म समय से चलती आ रही है। खबर भोपाल से। अंतर्राज्यीय बस सेवा के संचालन पर प्रतिबंध, दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर रोक। गृह विभाग ने आवागमन पर लगाई रोक। कोरोना संक्रमण के चलते बसों की प्रदेश में नो एंट्री। जिलों की यात्री बसों का संचालन रहेगा जारी। और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिलों की यात्री बसों का संचालन जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान जो अंतर्राज्यीय बस है सेवा के संचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पूरी जानकारी दें, ये जो प्रतिबंध है ये कब तक खोला जाएगा और जो बसें चल रही हैं उनसे कितने लोगों का आना जाना चल रहा है अभी? देखिए रीनू, अगर बात करें तो कोरोना को लेकर जो प्रदेश के बाहर की जो बसें हैं उन पर अब नो एंट्री का संदेश दे दिया गया और कह सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों से प्रदेश में बसें आती हैं वो नहीं आ पाएंगी, उन्हें लेकर आदेश जारी कर दिया गया। और गृह विभाग ने ये कोरोना को लेकर आदेश जारी किया, जिसमें जो बाहर के जो यात्री हैं वो किन्हीं संक्रमण के चलते प्रदेश में ना आ पाए, इसके चलते वहाँ की बसों का प्रदेश में आवागमन बंद कर दिया है। हालांकि जिले में जो बसें चलेंगी वो यथावत चलती रहेंगी और प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहाँ पर बसों का संचालन यथावत रहेगा, मगर दूसरे राज्यों से प्रदेश में आने वाली बसों की नो एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अंतर्राज्यीय बसों पर रोक लगा दी गई है, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाती थी। सिर्फ राज्य की ही बसें चलेंगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से परेशानी भी लोगों को हो रही है। और खबर रायपुर से। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी और आज कोरोना के 52 नए मरीज फिर से सामने आए। देखिए, लगातार 50 से ज्यादा की संख्या में ही मरीज सामने आ रहे हैं और आज 52 मरीज हुए डिस्चार्ज भी। एक्टिव मरीजों की संख्या 637 हो गई है और कल कुल पीड़ितों की संख्या यहां पर 3065 पहुंच चुकी है। अब तक 2414 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 14 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से छत्तीसगढ़ में मौत भी हुई है। तो सरहद पर चीन से तनातनी के बीच अचानक पीएम मोदी लेह पहुंच गए। वहां जवानों से मुलाकात की और इशारों में चीन की गीदड़ भभकी का भी करारा जवाब दिया। किसी को यकीन नहीं था कि सुबह अचानक पीएम मोदी लेह पहुंच जाएंगे। पीएम ने चौंकाया तो जरूर, इसके साथ ही सरहद पर चीन को चुनौती दे रहे जवानों का जोश भी भर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री के साथ सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवाने भी मौजूद थे। पीएम नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे, वहां की वर्तमान हालात का जायजा लिया। थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से बात की। सेना और वायुसेना के अफसरों के साथ सीधा संवाद किया। सरहद की जमीनी हकीकत को समझा और चीन कहां धोखाधड़ी कर रहा है इसे भी जाना। हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक
नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, पीएम मोदी जहां गए थे उस जगह का नाम नीमू था, जो सबसे दुर्गम इलाका है, जो सिंधु नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। उनके जाने से सेना के हौसले बुलंद हुए हैं। आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया। इससे पहले शुक्रवार को सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा था, लेकिन गुरुवार को ही दौरा अचानक कैंसिल हो गया। देश के रक्षा मंत्री पीएम के लेह दौरे की तारीफ की और धन्यवाद दिया। राजनाथ ने कहा कि इससे सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। पीएम मोदी लगातार ड्रैगन को घेरने में जुटे हैं। सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उनका लेह दौरा भी चीन समेत पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया कि सरहद पर भारत पीछे हटने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में जवानों को संबोधित भी किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। पीएम ने साफ कहा कि लद्दाख भारत का मस्तक है और इशारों में भी चीन को चेतावनी दे डाली कि दुनिया विस्तारवादी नहीं, विकासवाद की समर्थक है। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। लेह दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सेना के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों का हालचाल जानने भी गए और उनकी वीरता की तारीफ की। गलवान घाटी में 15 मई को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि कई घायल भी हुए थे। घायलों का इलाज लेह के अस्पताल में चल रहा है। आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव है। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले 90 अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी के लेह दौरे पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन लगातार सैन्य और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए बॉर्डर पर जारी तनाव को कम करने में लगे हुए हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर पर तनाव पैदा हो। Like we said many times, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लेह का दौरा करके एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। पीएम मोदी के इन सरप्राइज के पीछे संदेश भी होते हैं और मकसद भी। पिछले 6 साल में पीएम मोदी ने 9 बार ऐसे सरप्राइज दिए हैं।
भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच पीएम मोदी लेह पहुंचे। यहां उन्होंने गलवान घाटी की खूनी झड़प में घायल हुए जवानों से मुलाकात की, साथ ही जवानों की खूब हौसला अफजाई भी की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएम ने यहां भारत की रणनीतिक स्थिति की समीक्षा की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लेह जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उनके कार्यक्रम की जगह पीएम मोदी ने सरप्राइज विजिट कर डाली। पिछले 6 साल में पीएम मोदी अपनी 9 सरप्राइज विजिट से सबको चौंका चुके हैं। मेले में लिट्टी चोखे के स्वाद। इसी साल 19 फरवरी को पीएम मोदी अचानक हुनर हाट पहुंचे और बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखे का स्वाद लिया। एलओसी पर दिवाली। पिछले साल 27 अक्टूबर को पीएम मोदी ने एलओसी के पास राजौरी के जवानों के साथ दिवाली मनाई। धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी का ये जम्मू कश्मीर दौरा बेहद अहम रहा। आईटीबीपी संग दिवाली। 7 नवंबर 2018 को पीएम मोदी उत्तराखंड के हर्षिल पहुंच गए। यहाँ उन्होंने दिवाली भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस के जवानों के साथ मनाई थी और उसके बाद वो केदारनाथ गए। गुरेज सेक्टर में दिवाली। 18 अक्टूबर 2017 को पीएम मोदी एलओसी पर गुरेज सेक्टर में पहुंचे और सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। सुरक्षा बलों संग दिवाली। 30 अक्टूबर 2016 को पीएम मोदी ने हिमाचल के सुमडो का दौरा किया और यहाँ आईटीबीपी सेना और डोगरा स्काउट के जवानों से मिले। सैनिकों के संग दिवाली। 11 नवंबर 2015 को पीएम मोदी अमृतसर के डोगराई वॉर मेमोरियल पहुंचे। यहाँ उन्होंने 1965 भारत पाक युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और दिवाली मनाई। सियाचिन में दिवाली। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी 23 अक्टूबर 2014 को सियाचिन पहुंचे और दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में जवानों के संग दिवाली मनाई। पाकिस्तान का दौरा। सैनिकों के साथ दिवाली के अलावा भी पीएम मोदी नोटबंदी जैसे अपने फैसलों से कई बार चौंका चुके हैं, लेकिन सरप्राइज विजिट के तहत उनका पाकिस्तान दौरा बड़ी यादगार है। 25 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान दौरे से लौटते समय पीएम मोदी अचानक लाहौर उतरे। यहाँ उन्होंने तत्कालीन पाक पीएम नवाज शरीफ को बधाई दी, साथ ही उनकी नातिन की शादी में शरीक हुए। पीएम मोदी ने यहाँ शरीफ के पुश्तैनी घर का दौरा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब सीधे रुक करेंगे टॉप 20 खबरों का। तो एनसीआर में आज शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र राजस्थान के अलवर में था। शाम 7 बजे महसूस किए गए झटके में अलवर के आसपास के इलाके में थोड़ी देर के लिए हलचल मच गई और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ झड़प में घायल हुए जवानों से मिले। पिछले महीने लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों में जबरदस्त झड़प हुई थी। गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई घायल हुए थे। चीन से तनातनी के बीच पीएम ने लद्दाख से चीन को सख्त लहजे में बताया कि लेह हमारा है और चीन इसकी ओर गलत नजर से ना देखे। पीएम ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि भारत के वीर सेनानियों की वीरता अतुलनीय है और पूरा देश इसके लिए कृतज्ञ है। पीएम ने वीर सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए चीन को चुनौती दी है। भारत अगर दोस्ती करना चाहता है तो वक्त आने पर दुश्मन को जवाब देना भी बनता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से सेना का मनोबल और ऊंचा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम का सराहना करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी के लेह दौरे पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन लगातार सैन्य और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए बॉर्डर पर जारी तनाव को कम करने में लगे हुए हैं और ऐसे में किसी भी पार्टी को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर पर तनाव पैदा हो। रक्षा मंत्रालय ने के लिए 33 लड़ाकू विमानों सहित बड़ी मात्रा में स्वदेशी मिसाइलों को खरीदने की मंजूरी दे दी है और इन मिसाइलों में पिनाका, अस्त्र और क्रूज मिसाइल शामिल है। वर्चुअल रैली से सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा वल्लभ भवन बन गया था दलाली कट्टा, 4D थी कमलनाथ सरकार। सिंधिया का कमलनाथ पर निशाना। कहा कोरोना काल में आईफा की तैयारी में थे व्यस्त, एक भी अस्पताल का दौरा नहीं किया। फिर दोहराया टाइगर अभी जिंदा है। सीएम शिवराज और सिंधिया के बीच बैठक। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर हुआ मंथन। उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा।
कल आएगा एमपी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 12 बजे घोषित होंगे नतीजे। 2 विषयों में छात्रों को दिया गया जनरल प्रमोशन। शिवपुरी में इंसाफ के लिए एसपी के पास पहुंचे पीड़ित परिजन। पैरों में गिरकर किया आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की मांग। अफसरशाही से परेशान होकर क्लर्क ने की थी खुदकुशी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन की सख्ती तेज। अब शहर में शनिवार और रविवार को होटल लॉकडाउन रहेगा। बाकी के 5 दिनों में बाजार दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। ग्वालियर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। कार सर्विस सेंटर पर स्टाफ और ग्राहक के बीच गाड़ी को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हुई। झांसी रोड थाना में दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज। जल निकासी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने यह पाया कि जल निकासी की स्थिति जबलपुर की ठीक नहीं। चीफ जस्टिस की युगल पीठ ने नगर निगम से 2 दिनों में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। अगली सुनवाई 8 जुलाई। रायपुर नए एसएसपी अजय यादव ने पद संभालते ही गुंडों बदमाशों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। निगरानी बदमाशों और गुंडों की सूची सार्वजनिक की। रायपुर में अचानक से अपराध का ग्राफ बढ़ा। मुजगहन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ अनाचार का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला कोर्ट में सभी काम किए गए स्थगित। 1 से 15 जुलाई तक की सभी पेशियों की तारीख अब 1 महीने के लिए आगे बढ़ाई गई है। दुर्ग के पाटन विकासखंड के खुरपा नाले में बोरे में बंद मिली महिला की लाश की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। अवैध संबंधों और ब्लैकमेलिंग के कारण इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में 2 आरोपी पिता और पुत्र गिरफ्तार। कोरोना वैक्सीन को मात देने के लिए भारत एक बड़ी कामयाबी की ओर कदम बढ़ा रहा है। आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक नाम की फार्मा कंपनी ने कोरोना से लड़ने की वैक्सीन तैयार की है, जिसका ट्रायल जल्द शुरू होगा। पंद्रह अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। 7 जुलाई के बाद ह्यूमन ट्रायल। दुनिया के साथ ही भारत को दहलाने वाले कोरोना से जंग में एक अच्छी खबर आ रही है। देश में जब कोरोना के मरीज 6 लाख के पार जा चुके हैं और कोरोना से मौत का आंकड़ा 18,000 के करीब पहुंच चुका है, तब कोरोना को मात देने के लिए कोवैक्सीन के नाम से एक स्वदेशी वैक्सीन लगभग तैयार है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से वैक्सीन की लॉन्चिंग जल्द ही संभव है। कोवैक्सीन को अब ह्यूमन ट्रायल की इजाजत भी मिल चुकी है। 7 जुलाई से कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो सकता है। अगर सभी ट्रायल सही हुए तो 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च भी किया जा सकता है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने यह वैक्सीन बनाई है। भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाने का पुराना अनुभव है। भारत बायोटेक ने पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, इंसेफ्लाइटिस और जीका वायरस की वैक्सीन बनाई है। कोवैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल के लिए डीजीसीआई ने हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि भारत के साथ ही दुनिया के कई और देश भी वैक्सीन बनाने में लगे हैं। हालांकि इसमें किसी को भी अभी सफलता नहीं मिली है। अमेरिका में सितंबर से पहले वैक्सीन बनने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में भारत बायोटेक की यह पहल चिकित्सा जगत में भारत को नया आयाम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।